हेलो स्टूडेंट्स, अपने पिछले लेक्चर्स में हम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस डिस्कस कर चुके हैं। आज हम भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत चैप्टर 4 से स्टार्ट करेंगे, जो इनकोएट ऑफेंसेस को डील करता है, जो अपूर्ण अपराधों के संबंध में उपबंध करता है। तो क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और अटेम्प्ट, ये तीन अपराध अपूर्ण अपराधों की श्रेणी में आते हैं। इसमें क्या होता है, मेंस रिया और एक्टस रियस होता है। इंजरी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, तो इंजरी के होने या ना होने के बावजूद भी जो अपराध का चौथा आवश्यक तत्व है, उसके ना होने पर भी ये अपराध की श्रेणी में रखे जाते हैं और इनके लिए दंड का प्रावधान किया गया है। इसलिए इन्हें इनकोएट ऑफेंस या अपूर्ण अपराध कहते हैं। तो इंडियन पिनल कोड के अंतर्गत अबेटमेंट से संबंधित प्रावधान चैप्टर 5 में थे, जो कि धारा 107 से धारा 120 तक है, और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से संबंधित प्रावधान चैप्टर 5A में थे, जो कि धारा 120 का और 120 खा के अंतर्गत थे, 120A और 120B में थे। और अटेम्प्ट का जो चैप्टर था वो लास्ट चैप्टर था, धारा 511। लेकिन ये भारतीय न्याय संहिता जो आई है, भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत ये तीनों अपूर्ण अपराध जो अलग अलग अध्यायों में थे, उनको एक जगह फर्ज कर दिया गया है। और अब अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और अटेम्प्ट, इन सभी को एक ही चैप्टर 4 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत कर दिया गया है। तो इसमें जो पहला अपूर्ण अपराध है वो है अबेटमेंट या दुष्प्रेरण। तो आइए हम अपना लेक्चर में स्टार्ट करते हैं। तो भारतीय न्याय संहिता का चैप्टर 4 अबेटमेंट या दुष्प्रेरण की बात करता है। इसमें सेक्शन 45 से लेकर के सेक्शन 60 बीएनएस तक आते हैं। और आईपीसी की बात करें तो आईपीसी हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि आईपीसी में धारा 107 सेक्शन 107 से सेक्शन 120 तक में दुष्प्रेरण से संबंधित प्रावधान थे। दुष्प्रेरण के अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें तो दुष्प्रेरण हिंदी में बना है दुह और प्रेरण। तो दुह का मतलब है कोई बुरा कार्य और प्रेरण मतलब प्रेरित करना। मतलब जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को कोई बुरा कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, तो इसी को हम दुष्प्रेरण कहते हैं। इंग्लिश में अबेटमेंट की बात करें तो द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड अबेटमेंट इज टू इनकरेज और टू असिस्ट। तो शाब्दिक अर्थ अबेटमेंट का होता है किसी भी व्यक्ति को इनकरेज करना, मतलब किसी को प्रोत्साहित करना कोई कार्य, गलत कार्य करने के लिए, या किसी को कोई गलत कार्य करने में सहायता देना। तो अबेट का मतलब होता है टू इनकरेज और टू असिस्ट। लेकिन ये अबेट वर्ड जो है हमेशा निगेटिव कनोटेशन के ही साथ आता है। तो किसी गलत कार्य को, किसी बुरे कार्य के लिए जब किसी को इनकरेज किया जाता है या असिस्ट किया जाता है, तो इसको अबेटमेंट कहते हैं। आते हैं हम इसके टेक्निकल सेशन पे, जो बीएनएस की बात करता है। तो बीएनएस भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 45 अबेटमेंट ऑफ ए थिंग की बात करता है, किसी बात का दुष्प्रेरण, अबेटमेंट ऑफ ए थिंग। तो ये कहता है सेक्शन 45 ये कहता है कि इस संहिता के अंतर्गत किसी भी बात का दुष्प्रेरण 3 तरीकों से किया जा सकता है। पहला है अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन, उकसाने के माध्यम से किसी बात का दुष्प्रेरण। तो इंस्टिगेशन मींस टू प्रोवोक समवन टू डू समथिंग, किसी व्यक्ति को किसी कार्य को करने के लिए प्रोवोक करना, किसी व्यक्ति को इंस्टिगेट करना। तो अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य को स्वयं न करके बल्कि किसी अन्य व्यक्ति को उस कार्य करने के लिए उकसाता है, तो ये क्या है, ये भी अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन है। जैसे ए बी से कहता है कि तुम जाओ सी को ग्रीवियस हर्ट काज करके चले जाओ, तो ये क्या है, अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन है। दूसरा है अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी या षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण। तो अगर षड्यंत्र की बात करें तो षड्यंत्र कब होता है, षड्यंत्र तब होता है जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, मतलब 1 से अधिक व्यक्ति मिल करके, षड्यंत्र भी एक निगेटिव कनोटेशन के साथ आता है। तो कॉन्स्पिरेसी या षड्यंत्र तब होता है जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिल करके किसी
कार्य को करने के लिए एग्रीमेंट करते हैं, किसी कार्य को करने के लिए सहमत होते हैं, तो इसी को हम कहते हैं कॉन्स्पिरेसी। तो दूसरा है अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी। तो अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी के केस में ओवर्ट एक्ट का होना आवश्यक है। तो अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी तभी पनिशेबल है जब उस कॉन्स्पिरेसी के परिणाम स्वरूप कोई कार्य या अवैध लोभ घटित हो जाता है तब। फिर आता है अबेटमेंट बाय इंटेंशनल एड या साशय सहायता। अगर किसी व्यक्ति को पता है कि दूसरा व्यक्ति कोई अपराध करने जा रहा है और वह उस व्यक्ति को उस कार्य को करने में जानबूझ करके सहायता करता है, मतलब उसको ये पता है कि अमुक व्यक्ति अपराध करने वाला है, जो भी मैं सहायता कर रहा हूँ उस सहायता के माध्यम से वह कोई आपराधिक कृत्य करेगा, तो इसको कहते हैं अबेटमेंट बाय इंटेंशनल एड। तो सेक्शन 45 ये 3 तरीके बताता है अबेटमेंट की। फिर आता है जो आपका क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन आएगा आपका जो आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय अबेटमेंट। आप अबेटमेंट या दुष्प्रेरण से क्या समझते हैं, या व्हाट इज एन अबेटमेंट, दुष्प्रेरण क्या है, या ये आ सकता है कि डिफाइन अबेटमेंट, इस तरीके से कुछ आ सकता है। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है अबेटमेंट के टॉपिक पे वो बनता है हु इज एन अबेटर। हु इज एन अबेटर मतलब दुष्प्रेरक कौन है। तो हु इज एन अबेटर की बात करें तो सेक्शन 46 बताता है हु इज एन अबेटर। सेक्शन 46 बीनस बताता है हु इज एन अबेटर या दुष्प्रेरक कौन है। आईपीसी की बात करें तो आईपीसी का सेक्शन 108 दुष्प्रेरक की बात करता था। तो ये दोनों सेम बातें करते हैं, एक ही बात करते हैं। तो सेक्शन 46 ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति अबेटर तब कहलाता है जब वो अबेट करता है किसी ऑफेंस को, when he abets an offense, when he abets an offense, or when he abets the commission or omission of an act which is an offense। जब वो किसी कार्य या लोभ का दुष्प्रेरण करता है जो कि एक अपराध है तब वो अबेटर कहलाता है। दूसरा वो कहता है कि जब वह किसी ऐसे कार्य या लोभ का दुष्प्रेरण करता है जो कि अपराध होता यदि किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा उसी के समान आशय द्वारा सेम इंटेंशन और नॉलेज से किया जाता। तो एन एक्ट which would have been an offense, which would have been an offense if committed by a person कैपेबल ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस, और वो पर्सन क्या है, कैपेबल ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस है। और दूसरा क्या है, विद द सेम इंटेंशन और नॉलेज, विद द सेम इंटेंशन और नॉलेज। तो यहाँ पे पहले वाला तो क्या है, अगर किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है तब भी वो अबेटर है। दूसरी स्थिति क्या कहता है वो ये कहता है किसी ऐसे व्यक्ति का अबेटमेंट करता है जो कि विधि द्वारा अपराध करने में सक्षम नहीं है, या जिस व्यक्ति का वो दुष्प्रेरण कर रहा है उसका कोई गिल्टी इंटेंशन या नॉलेज नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, ऐसी स्थिति में यह कार्य तो अपराध नहीं है, लेकिन यह कार्य अपराध होता अगर वो व्यक्ति जिसका दुष्प्रेरण किया गया है वह विधि के अनुसार अपराध करने में सक्षम होता। जैसे कि अबेटमेंट किसी बच्चे का भी हो सकता है, किसी बच्चे द्वारा किया गया कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे को उकसाता है कि आप ये ले जाइए, ये पॉइजन मिस्टर एक्स के खाने में मिला दीजिए, तो यहाँ पे क्या है, उस बच्चे ने जो कार्य किया वो अपराध नहीं है, लेकिन ये एबेटर एज एन एबेटर लायबल होगा। क्यों? क्योंकि यही कार्य अगर सक्षम व्यक्ति द्वारा किया गया होता तो ये अपराध है।
तो ये कहता है कि अगर कोई कार्य किया जा रहा है और वह अपराध क्यों नहीं है, वह अपराध केवल इसलिए नहीं है कि जो व्यक्ति वो कार्य कर रहा है वह विधि के अनुसार अपराध करने में सक्षम नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जिसने काम किया है, जिसने वो कार्य किया है, वह तो उत्तरदायी नहीं होगा, लेकिन जिस व्यक्ति ने इंस्टिगेट किया है या कॉन्स्पिरेसी की है या जिसने असिस्ट किया है वो एज एन एबेटर लायबल होगा। या दूसरी स्थिति ये है कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को अबेट करता है, कोई काम करने के लिए कहता है और उसके जो अबेट कर रहा है उसके पार्ट पे तो मेंसरिया है, गिल्टी इंटेंशन या नॉलेज है, लेकिन जिस व्यक्ति को अबेट कर रहा है उसके पार्ट पे कोई गिल्टी इंटेंशन या नॉलेज नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति वह कार्य कर रहा है उसके द्वारा किया गया कार्य तो अपराध नहीं है, लेकिन एबेटर लायबल होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी मिस्टर एक्स है, ये एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं और मिस्टर जेड वहां पे कुली हैं। ये जेड को एक बैग की तरफ इशारा करते हैं, इसको लेके मेरे पीछे पीछे आओ और इसको वहां तक बस स्टैंड तक पहुंचा दो, मैं तुमको 100 रुपया दूंगा। यहाँ पे मिस्टर एक्स को ये पता है कि ये जो बैग है ये इनका बैग नहीं, मतलब मिस्टर एक्स का बैग नहीं है, किसी दूसरे व्यक्ति का बैग है। तो यहाँ पे इनका इंटेंशन या नॉलेज तो डिसऑनेस्ट है, लेकिन जेड जो एक कुली है उसको ये लगता है कि मिस्टर एक्स का ही बैग होगा, इसीलिए इसको ये बस स्टैंड तक पहुंचाने के लिए कह रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो जेड कर रहा है वो तो अपराध नहीं है, क्यों? क्योंकि जेड के पार्ट पे कोई गिल्टी इंटेंशन या नॉलेज नहीं है, लेकिन मिस्टर एक्स के पार्ट पे गिल्टी इंटेंशन या नॉलेज है, तो मिस्टर एक्स लायबल होंगे, भले ही जेड द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं। क्यों? क्योंकि अगर जेड के भी पार्ट पे गिल्टी इंटेंशन या नॉलेज होता तो ये थेफ्ट का ऑफेंस बन जाता, तो मिस्टर एक्स जो है वो थेफ्ट के लिए लायबल होंगे। ये बताता है हमारा सेक्शन 46। अब सेक्शन 46 में 5 एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं जो बताते हैं कि एबेटर की लायबिलिटी की बात करते हैं विभिन्न अलग अलग परिस्थितियों में। तो सेक्शन 46 का जो पहला एक्सप्लेनेशन है वो इल्लीगल ओमिशन के बारे में एबेटमेंट की बात करता है। तो एक्सप्लेनेशन 1 ये कहता है कि इल्लीगल ओमिशन के एबेटमेंट के मामले में यह आवश्यक नहीं है कि एबेटर उस कार्य को करने के लिए बाउंड हो। यहाँ पे जो ओमिशन है इल्लीगल, वो इल्लीगल पर्सन एबेटेड के पार्ट में होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मिस्टर जी एक बिल्डिंग में गार्ड है और ए इनको एबेट करता है कि, और इनकी ड्यूटी है कि ये रात में 10 से लेके मॉर्निंग में 5 बजे तक मेन गेट पे रहे। अब ये मिस्टर एक्स हैं और जी को कहते हैं कि अरे छोड़ो, कहाँ जाड़े में परेशान हो गए, चलो मेरे साथ मूवी देखा। तो यहाँ पे जो एबेटर मिस्टर एक्स हैं ये इस कार्य को करने के लिए लीगली बाउंड नहीं है, लेकिन जिस व्यक्ति को ये एबेट कर रहे हैं जी को, ये उस कार्य को करने के लिए लीगली बाउंड है। तो यहाँ पे इल्लीगल ओमिशन जी के पार्ट पे हो रहा है, तो एबेटर एक्स भले ही इस इल्लीगल ओमिशन के लिए लायबल ना हो, मतलब भले ही मिस्टर एक्स ये इल्लीगल ओमिशन करते तो लायबल नहीं होते, लेकिन जी के पार्ट पे इल्लीगल ओमिशन है और इसका अबेटमेंट अगर मिस्टर एक्स कर रहे हैं तो ये लायबल होंगे। तो इल्लीगल ओमिशन, अबेटमेंट बाय इल्लीगल ओमिशन के मामले में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि एबेटर उस कार्य को करने के लिए लीगली बाउंड है या नहीं है। इल्लीगल ओमिशन के मामले में लीगली बाउंड किसको होना चाहिए? लीगली बाउंड होना चाहिए जिस व्यक्ति को एबेट किया जा रहा है। तो इल्लीगल ओमिशन किसके पार्ट पे होना चाहिए? इल्लीगल ओमिशन पर्सन एबेटेड के का पार्ट पर होना चाहिए, दुष्प्रेरित व्यक्ति के स्तर पर होना चाहिए। फिर एक्सप्लेनेशन 2 आता है। एक्सप्लेनेशन 2 बात करता है कमीशन ऑफ द एक्ट एबेटेड। ये कहता है कि एबेटमेंट के लिए, मतलब कोई भी व्यक्ति के लिए एबेटर होने के लिए ये जरूरी नहीं है कि एबेटेड एक्ट कमिट ही किया जाए। अगर जिस कार्य का वो दुष्प्रेरण करता है वह कार्य नहीं भी किया जाता है तो भी एबेटर लायबल होगा।
मान लीजिए मिस्टर एक्स हैं, वो जेड को मिस्टर डी के घर में थेफ्ट करने के लिए एबेट करते हैं और मिस्टर जेड मना कर देते हैं नहीं वो चोरी चकारी नहीं करेंगे, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एबेटेड एक्ट कमिट नहीं हुआ, फिर भी मिस्टर एक्स जो एबेटर हैं वो लायबल होंगे। तो एक्सप्लेनेशन 2 ये कहता है इट इज नॉट नेसेसरी दैट द एबेटेड एक्ट शुड बी कमिटेड, या एक्सप्लेनेशन 2 दूसरी बात ये कहता है कि यह भी आवश्यक नहीं है कि इफेक्ट रिक्विजिट to constitute effect requisite to constitute the offense should be caused। यहाँ पे एबेटमेंट के मामले में यह भी आवश्यक नहीं है कि वह प्रभाव जो उस अपराध को घटित करने के लिए आवश्यक है वह कारित ही हो। अगर वो प्रभाव नहीं भी कारित होता है तब भी एबेटेड एक्ट के एबेटमेंट के लिए लायबल होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मिस्टर ए बी को एबेट करते हैं कि आप जाके जेड की डेथ काज कर दीजिए, बी जाते हैं जेड के ऊपर हमला करते हैं, इनके ऊपर प्राणघातक हमला करते हैं, लेकिन इनको इंजरी काज होती है, जेड को इंजरी काज होती है और वो अस्पताल में जाते हैं और बच जाते हैं, इनकी मृत्यु नहीं होती है, तो बी तो केवल लायबल होगा इंजरी काज करने के लिए जिस भी नेचर की होगी। हर्ट होगी तो हर्ट के लिए लायबल होगा, ग्रीवियस हर्ट होगी तो ग्रीवियस हर्ट के लिए। लेकिन यहाँ पे ए ने एबेटमेंट किसका किया था, मान लीजिए मर्डर का किया था, और मर्डर का ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट होने के लिए क्या है, डेथ काज होना आवश्यक है, और यहाँ पे इस मामले में डेथ काज नहीं हो रही है, तो ऐसी स्थिति में भी ए अबेटमेंट ऑफ मर्डर के लिए लायबल होंगे, भले ही मर्डर का अपराध कारित करने के लिए डेथ का होना आवश्यक है और डेथ ना काज हुई हो। तो एक्सप्लेनेशन 2 दो बातें करता है। पहली बात ये करता है कि दुष्प्रेरण का अपराध कारित करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि एबेटेड एक्ट कमिट ही हो, या यह भी आवश्यक नहीं है कि उस अपराध को कारित करने के लिए, उस ऑफेंस को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए जो इफेक्ट रिक्वायर्ड है वो काज ही हो, जो प्रभाव अपेक्षित है वो प्रभाव नहीं भी कारित होता है फिर भी एबेटर लायबल होगा। मतलब अगर एबेटर ने किसी को डेथ काज करने के लिए, मर्डर के लिए एबेट किया, लेकिन ग्रीवियस हर्ट ही काज हो पाई या सिंपल हर्ट ही काज हो पाई, या अगर किसी ने किसी के ऊपर फायर किया एबेटमेंट के परिणाम स्वरूप और वो फायर मिस हो गया, कोई हर्ट नहीं काज हुई, उस परिस्थिति में भी एबेटर जिस एक्ट का एबेटमेंट किया है उसके लिए लायबल होगा, एबेटमेंट फॉर मर्डर के लिए लायबल होगा। अब हम आते हैं एक्सप्लेनेशन 3 पे। एक्सप्लेनेशन 3 ये कहता है कि एबेटमेंट के लिए ये जरूरी नहीं है कि एबेटेड पर्सन जिसका दुष्प्रेरण हो रहा है, एबेटेड पर्सन शुड बी कैपेबल ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस। मतलब ये पर्सन एबेटेड की कैपेसिटी की बात करता है, कैपेसिटी ऑफ द पर्सन एबेटेड की बात करता है। तो ये कहता है कि अगर पर्सन एबेटेड ऑफेंस कमिट करने में सक्षम नहीं है तो भी एबेटर लायबल होगा। मान लीजिए एक 5 वर्ष के बच्चे को या किसी पागल व्यक्ति को ये कहता है कि आप जाइए, ये जहर, मतलब उसके पास एक शीशी में जहर है, वो कहता है कि ये जाइए इसको मिस्टर बी के खाने में डाल के चले आइए। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो बच्चा है 5 वर्ष का या जो पागल व्यक्ति है वो अपराध करने में सक्षम नहीं है, लेकिन फिर भी एबेटर लायबल होगा। दूसरी बात ये कहते हैं कि यह भी आवश्यक नहीं है कि एबेटेड पर्सन का सेम गिल्टी इंटेंशन या नॉलेज हो जैसा कि एबेटर का है, या उसके पार्ट पर कोई भी गिल्टी इंटेंशन या नॉलेज हो। जैसे मैंने कुली वाला उदाहरण दिया था
कि उसमें क्या है, एबेटर के पास तो डिसऑनेस्ट इंटेंशन है, उसके पार्ट पर ये नॉलेज है कि वो प्रॉपर्टी किसी अन्य व्यक्ति है और उसकी कंसेंट नहीं है, लेकिन कुली के लेवल पे कोई गिल्टी इंटेंशन या नॉलेज नहीं है, तो कुली लायबल नहीं होगा, लेकिन पर एबेटर लायबल होगा। तो पर्सन एबेटेड के पास कोई गिल्टी इंटेंशन या नॉलेज होना ये महत्वपूर्ण नहीं है। गिल्टी इंटेंशन या नॉलेज किसके लेवल पे महत्वपूर्ण है, एबेटर के लेवल पे। तो जो एबेटमेंट के केस में मेंसरिया रिलेवेंट है वो एबेटर की मेंसरिया रिलेवेंट है, पर्सन एबेटेड की मेंसरिया कतई रिलेवेंट नहीं है, उससे एबेटर की लायबिलिटी पे फर्क नहीं पड़ता है। फिर आता है एक्सप्लेनेशन 4। एक्सप्लेनेशन 4 ये कहता है कि एक्सप्लेनेशन 4 कहता है कि अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस बीइंग एन ऑफेंस, अबेटमेंट ऑफ सच एन अबेटमेंट इज आल्सो एन ऑफेंस। ये कहता है कि दुष्प्रेरण का अपराध दुष्प्रेरण एक अपने आप में एक अपराध है, इसलिए दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण भी अपराध है। फॉर एग्जाम्पल, ए बी को एबेट करता है कि तुम जाके सी को एबेट करो कि वो जेड की को ग्रीवियस हर्ट काज कर दे। ऐसी स्थिति में बी ने सी को एबेट किया, ये भी एबेटमेंट के लिए लायबल है, और ए ने बी को एबेट किया था कि तुम सी को एबेट करो, तो ए भी एज एन एबेटर लायबल है। यही बात कहता है एक्सप्लेनेशन 4। अब आते हैं एक्सप्लेनेशन 5 ऑफ सेक्शन 46 पे। तो एक्सप्लेनेशन 5 जो है वो अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी की बात करता है, वो षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण की बात करता है। तो ये कहता है अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी के मामले में, षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण के मामले में यह आवश्यक नहीं है कि सारे लोग जो उस कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व हैं वो सभी एक दूसरे को जानते हों। केवल इतना ही पर्याप्त है कि उनको ये पता है कि जो हम कार्य करने जा रहे हैं वो एक कॉन्स्पिरेसी का पार्ट है, इतना ही सफिशिएंट है। कॉन्स्पिरेटर्स, सभी कॉन्स्पिरेटर्स एक दूसरे को जानते हो, ये आवश्यक नहीं। एग्जांपल लेते हैं, ए जो है वो मिस्टर जेड की डेथ काज करना चाहता है एक स्पेसिफिक पॉइजन के माध्यम से। वो बी से कहता है कि तुम इस स्पेसिफिक पॉइजन का अरेंजमेंट कर दो। बी जाता है सी के पास, वो कहता है कि तुम एक स्पेसिफिक टाइप का पॉइजन मुझको ला के दे दो जो कि मैं एक व्यक्ति को दे दूंगा, और वो जेड की डेथ काज करना चाहता है। मतलब बी ये कहता है कि हम एक स्पेसिफिक पॉइजन के माध्यम से जेड की डेथ काज करना चाहते हैं, और अगर तुम मेरे लिए वो स्पेसिफिक पॉइजन ला के दे दो और मैं एक व्यक्ति को दे दूंगा, वो जेड की डेथ काज कर देगा। यहाँ पर ए बी को जानता है लेकिन ए सी को नहीं जानता है, सी भी बी को जानता है लेकिन ए को नहीं जानता है। लेकिन सी जो कि पॉइजन अरेंज कर रहा है उसको यह पता है कि जो पॉइजन मैं दे रहा हूं इस पॉइजन का यूज जेड की डेथ काज करने में किया जाएगा या कोई भी ऑफेंस कमिट करने में किया जाएगा। तो इसके लेवल पे इतना ही नॉलेज कि जो काम वो कर रहा है वो एक कॉन्स्पिरेसी के प्रोसिक्यूशन में किया जा रहा है, इतना ही सफिशिएंट है। ये जरूरी नहीं है कि यह उस व्यक्ति को जानता ही हो जो उस कॉन्स्पिरेसी के प्रोसिक्यूशन में काम करने वाला है। अगर बात कॉन्स्पिरेसी की करें तो कॉन्स्पिरेसी दो तरह की होती है। एक होती है चेन कॉन्स्पिरेसी। चेन कॉन्स्पिरेसी का मतलब इसमें एक श्रृंखला होती, जैसे ए और बी ने कॉन्स्पिरेसी की, अब बी ने उस कॉन्स्पिरेसी में सी को जोड़ा, सी ने डी को जोड़ा, डी ने ई को जोड़ा, इस तरीके से एक चेन बनती गई। इसमें क्या है, ए बी को जानता है, बी सी को जानता है, सी डी को जानता है, डी ई को जानता है, और इसी का उल्टा भी है, ई डी को जानता है, डी सी को जानता है, सी बी को जानता है, बी ए को जानता है। लेकिन ये पांचों लोग आपस में एक दूसरे को नहीं जानते हैं।
तो ऐसी स्थिति में जो अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी है उसमें भले ही ये पांचों लोग एक दूसरे को नहीं जानते हैं, फिर भी ये सारे के सारे लोग लायबल होंगे। दूसरा कॉन्स्पिरेसी है व्हील कॉन्स्पिरेसी। व्हील कॉन्स्पिरेसी कैसे है? ये व्हील कॉन्स्पिरेसी एक व्हील की तरह होती है, जहां पे कि एक व्यक्ति है जो हम कह सकते हैं, जैसे आप आतंकवादी गतिविधियों वगैरह में देखते हैं, जो कि एक मास्टरमाइंड है। मान लीजिए मिस्टर एक्स है। अब ये है, इन्होंने ए को, बी को, सी को, डी को, ई को, एफ को, इन सारे लोगों को कॉन्स्पिरेसी में सम्मिलित किया है। और ये मिस्टर एक्स ए बी सी डी ई एफ सभी को जानते हैं, लेकिन एक्स केवल ए को जानता है, मतलब ए केवल एक्स को जानता है, बी केवल एक्स को जानता है, सी केवल एक्स को जानता है, इसी तरीके से डी ई और एफ ये सारे लोग केवल एक्स को जानते हैं, लेकिन ये सारे लोग आपस में एक दूसरे को नहीं जानते हैं। तो बाद में ये नहीं कह सकते हैं कि जो लोग कॉन्स्पिरेसी में भाग ले रहे थे हम उनसे परिचित नहीं थे। केवल इतना कि इनको ये अच्छा, इन सभी लोगों को अलग अलग रोल भी दिए गए हैं, इन सबको अलग अलग काम दिए गए हैं। तो क्या है, इनको केवल इनके लेवल पे, बी के लेवल पे इतना ही नॉलेज होना कि ये कॉन्स्पिरेसी के अंतर्गत ये कार्य किया जाना है जिसमें मुझको ये रोल प्ले करना है। बाकी कौन सा रोल है और कौन प्ले कर रहा है इसके बारे में इनको कोई जानकारी नहीं है, फिर भी ये लायबल होंगे। ये हो गया एबेटर। तो सबसे महत्वपूर्ण है एबेटर को जानना। तो इसमें आपको पांचों एक्सप्लेनेशंस पता होने चाहिए। तो हमारा डिस्कशन आज का यही कंक्लूड करते हैं। एबेटमेंट हमने डिस्कस कर लिया कि एबेटमेंट क्या है, फिर हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि एबेटर कौन है। इसके बाद बचता है एबेटमेंट के पनिशमेंट के बारे में हमारी स्टडी, जिसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लेक्चर को यहीं कंक्लूड करते हैं। अगर आपको हमारा लेक्चर हेल्पफुल लग रहा है तो इसको लाइक करिए, अपने साथ के अन्य लोगों के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर रेगुलर क्लासेस आप हमारी लेना चाहते हैं जुडिशियल सर्विस प्रिपरेशन के लिए, एपीओ के लिए या जेएस के लिए या किसी भी लीगल एग्जाम के लिए, तो आपको गूगल प्ले स्टोर पे हमारा ऐप मिल जाएगा जूरल जॉब्स, उसको आप डाउनलोड करके हमारी रेगुलर क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, जिसमें हम आपको सिलेबस पूरा कंप्लीट कराएंगे, नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, टेस्ट पेपर एटसेट्रा जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं जुडिशियल सर्विस या अदर लीगल एग्जाम्स के लिए या एकेडमिक एग्जाम्स के लिए, वो सब हम कंप्लीट कराते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।